हाँ ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न-हैबर साइकिल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहले हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या है, फिर हम बात करेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल की। देखिए लैटिस एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो लैटिस एनर्जी से पहले हमें ना लैटिस समझना होगा। व्हाट इज लैटिस? ठीक है, देखिए ये जो लैटिस है आयनिक क्रिस्टल्स में मिलते हैं बेसिकली। अब आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम NaCl ही ले लें तो NaCl हमारा क्या है, एक आयनिक सॉलिड है, तो इसका जो क्रिस्टल है वो Na+ और Cl- आयनों से मिलकर बना होता है, राइट। अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक NaCl का लैटिस बनवाया था, याद है किसी को? देखो पहले क्या होता है लैटिस वो देखते हैं, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ लैटिस होता क्या है। लैटिस एक्चुअली आयनिक क्रिस्टल्स में उसके जो अवयवी आयन होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है, उनका 3D अरेंजमेंट होता है। कहा जाए तो उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। जो भी आयनिक सॉलिड होगा, चाहे वो NaCl हो, चाहे NaF हो, चाहे KCl हो, इन सभी आयनिक सॉलिड में इनका जो क्रिस्टल होता है, उन क्रिस्टल्स में जो आयंस होते हैं ऑपोजिट आयंस, वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को लैटिस कहा जाता है। ठीक है, देखो लैटिस अगर हम NaCl के लैटिस बनाएं तो NaCl का लैटिस कुछ इस तरह से होता है। मैंने आपको बनवाया भी था, अगर आपको याद होगा, याद आ जाएगा। देखिए ये कैसे होता है, ये NaCl का लैटिस हम बनाते हैं। ठीक है, ये पहले तो क्यूब बनाया, क्यूब बनाते हैं कुछ इस तरह से, क्यूब बना लिया यूँ करके। अब क्या किया था, अगर आपको याद होगा तो एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे खींची थी, राइट। इसको यहाँ मिलाते हैं पहले यूँ करके, एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ खींची ऐसे करके। ठीक है, अब इस लाइन को हम नीचे लाए थे, राइट, और इस लाइन को नीचे लाए थे ऐसे करके, और इन दोनों को इस लाइन से मिला दिया था इस तरह से। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, एक लाइन नीचे वाली लाइन से खींची हमने और नीचे लाइन पर लाकर छोड़ दिया था। ठीक है, फिर एक लाइन बीच वाली लाइन से खींची थी और बीच लाइन पे लाकर छोड़ दिया था, और एक लाइन ऊपर लाइन से लेकर खींचा हमने और ऊपर वाली लाइन पर लाकर छोड़ दिया था। फिर हमने क्या किया था, इन तीनों को इस तरह से मिला दिया था और इन तीनों लाइनों को भी कुछ इस तरह से मिला दिया था। ठीक है, फिर ऐसा ही हमने क्या किया था, यहाँ से एक लाइन यहाँ से खींची नीचे से, देखो यहाँ से एक लाइन खींची नीचे से और नीचे लाकर छोड़ दी थी। फिर एक लाइन बीच से खींची थी और बीच में लाकर छोड़ दी थी, और एक लाइन ऊपर से खींची थी और ऊपर लाकर छोड़ दी थी। फिर से इन तीनों को हमने मिला दिया था, थोड़ा तिरछा हो रहा है, और यहाँ मिला दिया था इस तरह से, राइट। बीच में क्या मिला था, 1 2 3 4 मिल रहे थे। हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन यहाँ से यहाँ खींची थी। ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, कुछ यही स्ट्रक्चर मिलता है NaCl में। आप NaCl को कितना भी बारीक पीस दें, कितना भी बारीक पाउडर बना दीजिए NaCl को, उसका ये स्ट्रक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर हमेशा बना रहता है। आप कितना भी बारीक पीस लीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप हमारे किचन में जो NaCl नमक या सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, वहाँ आप देखोगे एक एक क्रिस्टल अलग दिखाई देता है और वो चौकोर ही इस तरह से दिखाई देता होगा आपको। ठीक है, तो ये एक लैटिस कहलाता है। इसी लैटिस में अगर आपको याद होगा मैंने यही बताया था कि कॉर्नर्स पे कौन होते हैं, Cl- आयन होते हैं, और उसके आगे फिर Na+ आयन, Cl- आयन, इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है, एक के बाद एक अरेंजमेंट होता है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारा NaCl का लैटिस कहलाता है। ऐसे ही कोई भी आयनिक सॉलिड हो उसका कोई ना कोई एक लैटिस ज़रूर होता है। लैटिस को हिंदी में जालक कहा जाता है, जालक। अब देखो मैंने इसको बनाया, ठीक है, अभी हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने में कुछ एनर्जी खर्च हुई, हमने इसको बिगाड़ना है, अब बिगाड़ने में कुछ एनर्जी खर्च होगी। हाँ, ऐसे ही क्या होता है, अब ये लैटिस
बना होगा, अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं, जब ये लैटिस बना होगा तो Na+ और Cl- आयन अरेंज हुए होंगे और इस अरेंजमेंट के कारण हमें एक लैटिस मिला था और इस लैटिस के बनने में जो एनर्जी निकली थी वही लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अवयवी या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयनों के अरेंजमेंट के थ्रू एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है और उस लैटिस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो किसी भी बनमोल आयनिक सॉलिड के लैटिस के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो आयनिक सॉलिड कहलाती है। इसके अलावा इसको हम बिगाड़ेंगे, तोड़ेंगे, तब भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इससे भी ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी आयनिक सॉलिड के बनमोल आयनिक सॉलिड को या उसके जो लैटिस है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो भी लैटिस एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि लैटिस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई और लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च हुई वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। राइट, ये हमारी लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन और लैटिस एनर्जी हमें समझ में आ जाती है। अब हम बात करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल की। बॉर्न-हैबर साइकिल ये है क्या एक्चुअली? एक साइंटिस्ट हुए बॉर्न-हैबर, साइंटिस्ट है ये बॉर्न-हैबर। इन्होंने NaCl की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया और उसको एक साइकिल के थ्रू रिप्रेजेंट किया, एक साइकिल या चक्र बनाकर रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया। इसीलिए उसको बॉर्न-हैबर साइकिल उन्हीं के नाम पर कहा जाता है। जिससे क्या होता है, बॉर्न-हैबर साइकिल से हम किसी भी कंपाउंड इन द सेंस आयनिक कंपाउंड के लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉर्न-हैबर ने किसकी कैलकुलेट की थी? NaCl की। ठीक है, NaCl और बॉर्न-हैबर ने जो साइकिल दी, बॉर्न-हैबर साइकिल, वो हेस के लॉ के बेस पर दी। हेस का नेम HESS, हेस के लॉ के आधार पर ये साइकिल दी थी। राइट, पहले हम बात करते हैं कि हेस लॉ क्या होता है, फिर हम बॉर्न-हैबर साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले ना एक एग्जाम्पल मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आप दो लोगों को भेजा था, ठीक है, सेम डिस्टेंस में। मान लीजिए अभी आप खड़े हुए हैं A, ठीक है, कोई ये पोजीशन का नाम है, कोई शहर या सिटी का नाम है और यहाँ से चल के आपको Z पे जाना है। ठीक है, A से चलकर कहाँ जाना है? Z पर जाना है, Z। राइट, रास्ते में जब जाते हैं तो B पड़ा, C पड़ा, D पड़ा। ठीक है, ये कंडीशन भी है हमारे पास। दोनों को भेजा हमने, डिस्टेंस क्या मान लीजिए दोनों की, बिल्कुल ये इसकी डिस्टेंस क्या है? 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, ये हमने कंसीडर कर लिया। राइट, अब हमने किसी एक वाहन से भेजा, मान लीजिए रोडवेज बस से आपको भेजा यहाँ से। राइट, अब क्या हो रहा है, एक बस यहाँ से चली ये, ठीक है, दूसरी बस ये चली, इस बस में ये बैठ गए और इस बस में ये बैठ गए। ठीक है, देखिए सेम बसेस हैं, एक ही तरह की हैं, तो इनका जो फेयर होगा, जो किराया होगा, वो भी कैसा होगा? बिल्कुल सेम होगा। यानी जितने पैसे ये खर्च करेंगे उतने ही पैसे ये खर्च करेंगे, कहाँ जाने पर? Z तक पहुँचने के लिए। राइट, देखिए यहाँ से ये तो चले, वो इनकी बस डायरेक्ट Z पर रुकी जाकर, लेकिन जब ये चले ना तो ये वाली बस जो ना A से पहले B पे रुकी, B से C पे रुकी, D पे रुकी, फिर जाकर Z पर पहुंची। तो देखिए ये जो जनाब हैं ये तो एक ही बार में पहुंच गए और ये 1 2 3 4 यानी 4 स्टेप्स लगे, यानी रुकी फिर चली, रुकी फिर चली। कहने का मतलब है इनका यहाँ पहुँचना सिर्फ एक स्टेप में हो गया, लेकिन इनका यहाँ पहुँचना कितने स्टेप में हुआ? 4 स्टेप्स में हुआ, लेकिन पैसे दोनों ने बराबर खर्च किए। यही हेस का लॉ है।
हेस लॉ कहता है कि कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से अधिक स्टेप में हो, लेकिन जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही हेस का नियम कहलाता है। कोई भी स्टेप, कोई भी रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू हेस, कि कोई भी रिएक्शन हो वो चाहे एक स्टेप में हो रही हो चाहे एक से अधिक स्टेप में हो रही हो, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल बराबर होगी। यही हेस का नियम कहलाता है। इसी नियम के आधार पर बॉर्न-हैबर साइकिल दी गई। ठीक है, देखिए क्या होता है बॉर्न-हैबर साइकिल। ये क्लियर हो गया? एक और दोबारा से समझाएं इसको। देखो अब हमने कह दिया, लो भाई आप बदायूं ही खड़े हैं, ठीक है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको बरेली जाना है, ठीक है, 2 लोग चले, फिर से वही किराया कितना है लगभग बरेली का भी? 65 रुपीज़ आई गेस, ठीक है, 65 रुपीज़ है। तो रोडवेज बस से जा रहे हैं, दोनों का किराया बिल्कुल बराबर होगा, राइट। ये तो यहाँ से डायरेक्ट इनकी बस चली बदायूं सीधे बरेली रुकी जाकर, लेकिन इनकी बस कि भी रास्ते में यहाँ भी रुकी, जो भी स्टॉप पड़े हर जगह जाकर रुकी, तब जाकर बरेली पहुँची। तो ये 1 2 3 4 स्टेप में पहुँचे, ये सिर्फ एक स्टेप में पहुँचे, लेकिन दोनों ने किराया यानी जो एनर्जी, किराया यहाँ पर क्या है? एनर्जी है, तो वही जो एनर्जी थी बिल्कुल बराबर खर्च हुई इन दोनों की। सिमिलरली हेस के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रही हो चाहे एक से अधिक स्टेप में हो रही हो, एनर्जी जो रिलीज होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। देखिए, तो इसी नियम के आधार पर, हेस के लॉ के बेस पर बॉर्न-हैबर ने NaCl की लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया और एक साइकिल रिप्रेजेंट की, वो बॉर्न-हैबर साइकिल कहलाती है, राइट। देखिए कैसे NaCl बनता कैसे है बताइए मुझे। वहाँ Na और Cl मिलते हैं, ठीक है, एक Na और Cl2, हाफ Cl2 क्यों लिया हमने? देखो भाई क्या मिला, NaCl मिला, NaCl, यहाँ हमने सिर्फ एक क्लोरीन मिला है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक क्लोरीन बचेगा जाकर, यानी एक Na और एक Cl, यहाँ से जाकर NaCl बन गया। अच्छा, हमने फिर ऐसा क्यों नहीं लिया, Cl2 ही क्यों लिया? क्योंकि क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या है? क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलता है, वो सिंगल Cl के फॉर्म में नहीं मिलता है, राइट। हुआ क्या, ये जो प्रोसेस किया, यहाँ से Na और Cl को मिलाया, क्लोरीन गैस को मिलाया, NaCl मिल गया। कितने स्टेप में बना NaCl? सिर्फ एक स्टेप में बना। और जो एनर्जी खर्च हुई या रिलीज हुई, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज हुई वो 785 किलो जूल पर मोल, ठीक है। किसी किसी बुक में 787.5 पर मोल दे रखी होती है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, किसी बुक में इतनी दे रखी होती है, किसी बुक में इतनी दे रखी है, लगभग की दोनों आसपास की वैल्यूज़ हैं, तो कोई सी भी एक वैल्यू हम ले लेंगे। देखिए फिर Na यानी सोडियम और क्लोरीन गैस ने मिक्स होकर क्या बनाया? NaCl बनाया, और इतनी एनर्जी हमें मिली, राइट। अब क्या होता है, ये तो एक स्टेप में हो गया, राइट, ये एक ही स्टेप में हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इसको एक से अधिक स्टेप में करने की कोशिश की। क्या किया? अब देखो, हमें तो पता है कि NaCl कैसे बनता है, Na प्लस और Cl माइनस आयन से ही मिलकर बनता है। कोई भी रिएक्शन भले ही इन्होंने एक स्टेप में कर दी हो, तो इस रिएक्शन में भी पहले Na प्लस बना होगा और Cl माइनस बना होगा, तब जाकर NaCl का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब इस स्टेप को 1 बाय 1 करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, एक चीज़ और, यहाँ पर ये सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, ये ध्यान रखना है। सोडियम मेटल है और मेटल सबके सब कैसी होती हैं? सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर। कौन सा है? सारी मेटल सॉलिड स्टेट में हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो सॉलिड में नहीं मिलता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कौन है? मरकरी, Hg, जिसको आप पारा बोलते हैं, पारा, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, ओके। और ये क्या है? क्लोरीन तो भाई गैस होते ही होते हैं, ठीक है।
अब ये ध्यान रखना है कि जब इनकी रिएक्शन होती है तब गैसियस स्टेट में होती है, ये ध्यान रखना है। ये जो रिएक्शन होगी वो गैसियस, इसका फॉर्मेशन अगर हमें शो करना है तो वो गैसियस स्टेट में होता है। अब देखो भाई क्या करना है स्टेप। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस सोडियम सॉलिड को गैस में परिवर्तित करना होगा, गैस में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, अच्छा हमें गैस में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हमें Na+ बनाना है, Na+ बनाना है। Na+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन या हमने पूरा टॉपिक ही पढ़ा था। डेफिनेशन क्या थी इसकी, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। क्या था, गैसियस एटम, यानी हमें अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकालना है या डालना है उसके अंदर तब वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर हमें Na+ चाहिए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में ही हम निकाल सकते हैं, सॉलिड में नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस Na सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए भाई Na ये गैस में हमने ला के रख दिया। जितनी जल्दी हमने लिख दिया इतनी आसानी से होता नहीं है, यानी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल दिया। कुछ अजीब सा नहीं लगा भाई, कोई भी सॉलिड होता है पहले तो लिक्विड में जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है, तब जाकर वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन किसी भी सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करके। क्या होता है, किसी भी गैस को किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन हिंदी में बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब भाई कोई प्रोसेस हो रहा है और एनर्जी खर्च ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगी और उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। यानी सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, वो क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर प्लस Se, Se का मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, यानी ये वो एनर्जी है जिसके द्वारा सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतना, राइट? अच्छा, यहाँ हमने प्लस में लिखा है ये वैल्यू। हाँ, मैंने आपको बताया होगा जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी हमने और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, यानी कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है और कुछ एंडोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी देनी पड़ती है। अगर किसी रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है तो वो माइनस में डिनोट की जाती है, और किसी रिएक्शन को एनर्जी दी जा रही है तो वो प्लस में डिनोट की जाती है। तो ये यहाँ पर हमने एनर्जी दी है इसलिए प्लस में हमने डिनोट की। ठीक है, तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, प्रोसेस कहलाया सब्लिमेशन, और इसमें जो एनर्जी खर्च हुई सब्लिमेशन एनर्जी कहलाई। राइट, क्लियर हो गया? अब हमें क्लोरीन पे आना है। क्लोरीन को भी तो हमें माइनस में कन्वर्ट करना है। क्या Cl2 की स्टेट में हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, बताइए? याद करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाया था मैंने आपको। तो क्या थी डेफिनेशन, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमें यहाँ पर Cl को माइनस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तभी तो माइनस में होगा। माइनस किसी में कब आता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। प्लस कब आता है, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलते हैं।
तो Cl तो प्लस में जाएगा, लेकिन सॉरी Na तो प्लस में जाएगा और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर इसे हमें माइनस में कन्वर्ट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए हमें एक तो गैसियस अवस्था चाहिए, गैसियस स्टेट चाहिए, जो कि गैसियस स्टेट में पहले ही से है। देखो G लिखा है, G का मतलब गैस है, लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, ये कैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसे हमें Cl2 से Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो भाई यहाँ हमने ये Cl2 को Cl में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो Cl2 कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो दोनों Cl अलग हो जाएंगे और Cl एटॉमिक स्टेट में आ जाएगा। यानी हमने यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ा और ये Cl एटम स्टेट में आ गया, यानी Cl2 Cl में कन्वर्ट हो गया। एटम को हमने जो बॉन्ड था, बॉन्ड को तोड़ा, कुछ किया, एनर्जी खर्च की। हमें यह भी पता है कि किसी मॉलिक्यूल में एटम के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है, या सिर्फ हम डिसोसिएशन एनर्जी भी कह देते हैं। डिसोसिएशन का मतलब है किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना। तो यहाँ हमने बॉन्ड तोड़ा और ये अलग हो गए, तो यहाँ पर भी हमें एनर्जी देनी पड़ी। हमने क्या लिखा, DE का मतलब डिसोसिएशन एनर्जी, और ये क्या हो गया, Cl एटॉमिक स्टेट में आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, Cl। और ये कैसा था, गैसेस तो पहले ही से है, इस तो हमें सॉलिड में था इसलिए गैस में कन्वर्ट किया। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास सोडियम एटॉमिक स्टेट में है और गैसेस में आ चुका है। क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, वो हमने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और गैस में पहले से था। अब हमारे पास क्या काम बचा है, Na को Na+ में कन्वर्ट करना है और Cl को Cl- में कन्वर्ट करना है, राइट। तो पहले हम Na को Na+ में कन्वर्ट कर लेते हैं। Na+ में कब कन्वर्ट होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। अब भाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। The amount of energy required to release an electron from the outermost shell of any gaseous atom is called ionization potential। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। यानी अगर हमें इसको Na+ में कन्वर्ट करना होगा तो क्या किया हमने, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये किस में आ गया, Na+ में आ गया। उसके बदले में हमने क्या दिया यहाँ पर, +Ip, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी ये एनर्जी भी हमने यहाँ पर देनी पड़ी। क्लियर हो गया ये, ओके। तो ये Na+ बन चुका है। अब हमें क्या बचा हुआ है, Cl- इसको बनाना है। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या है, माइनस कब आता है, जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ से एनर्जी मिलेगी, हमारे लिए प्राप्त होगी। तो यह क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो एनर्जी निकलती है वो आयोनाइजेशन, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ही एनर्जी रिलीज होती है, ये ध्यान रखना है। पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो हमें देनी पड़ रही थी, इसीलिए हमने देखा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में थी, सेकंड प्लस में हो गई। तो ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ऐड किया, यहाँ हमने किया 1 इलेक्ट्रॉन और मिला क्या हमें, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यानी माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ये क्या बन गया, Cl- हमें अब मिल जाता है, जो कैसा है, गैसियस स्टेट में। क्लियर हो गया ये, पक्का। अब देखो क्या होगा, Na+ भी है, Cl- भी है। अब क्या देर होगी भाई,
ये दोनों मिलेंगे और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो देखो भाई, जो बॉर्नहेवर थे उन्होंने एक स्टेप में ये NaCl बनाया, ठीक है, जो सॉलिड होता है, एक स्टेप में बनाया, तब भी यही एनर्जी खर्च, इतनी ही एनर्जी रिलीज हुई, और इतने सारे स्टेप में बनाया तब भी यही एनर्जी, यानी इतनी ही एनर्जी रिलीज हुई, जो कितनी थी, माइनस में माइनस 785 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 785 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यही कहलाता है बॉर्नहेवर साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है वैसे, चेक, आप मुझे बताइए यहाँ पर साइकिल कौन सी है, ये कौन सी साइकिल है इसमें, बताओ साइकिल कौन सी है, बताओ जल्दी बताओ। ये साइकिल है, ये साइकिल नहीं है, ये सर्किल है, ये सारी साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से चलना शुरू करो लौट के वहीं पहुंच जाओ, वो सब साइकिल कहलाते हैं। तो ऐसे तो इसको साइकिल कहोगे ही नहीं आप लोग, गोल, ये तो गोल कहाँ है, तो ये सारी की सारी साइकिल होती हैं, ठीक है। साइकिल का मतलब होता है जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करें लौट के वहीं पर पहुंच जाएं, तो ऐसा स्ट्रक्चर साइकिल कहलाता है। तो देखो ये सब क्या कहलाया, बॉर्नहेवर साइकिल कहलाई, ठीक है, क्लियर हो गया।